नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और दोस्तों हम पढ़ रहे थे साइंस के बारे में और साइंस का हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं गति यानी मोशन के बारे में, जो कि फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की संभावना भी रहती है। वैसे तो बात करें तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेस ऑन रीड के बारे में, रीड का जो एग्जाम है उसके बेस पर, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से भी मैं कंप्लीट आपको गति पढ़ाने वाला हूं तो ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, चाहे फिर वो एसएससी हो, रेलवे हो, पटवार हो या फिर कोई भी आपका ऐसा एग्जाम हो जिसमें क्या आती है भाई, साइंस आती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम बात कर रहे थे गति के बारे में। भाई गति के बारे में जब भी चर्चा की जाती है तो हम किसे गति मानते हैं, हम आखिर कब मानेंगे कि वस्तु के अंदर गति हुई है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु या कार, मान लेते हैं ये क्या है, कोई कार है भाई, थोड़ी सी खराब कार है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ये कोई कार है और ये भाई 5 बजे ये कार जो थी वो बिंदु ए पर खड़ी हुई थी। ये कोई स्थान है ए, और अगर वो 5 बजे स्थान ए पर खड़ी हुई थी तो आपने जब 5:10 पर देखा और 5:10 पे भी ये कार अगर यहीं पर खड़ी मिल जाए, यानी आपने 5 बजे देखा, फिर आप घर आ गए और आपने वापस 5:10 पे जाके देखा तो भी कार वहीं पर खड़ी हुई थी, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि कार ने कोई भी प्रकार की कैसी भी गति नहीं करी है, कार स्थिर है। ठीक है, यानी कि अगर किसी समय के सापेक्ष आपने पहले समय 5 बजे देखा, फिर आपने 5:10 पे देखा, तो दोनों समय के सापेक्ष आपने जब देखा तो कार की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। 5:10 पर भी कार यहीं पर थी और 5 बजे भी कार यहीं पर थी, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं विराम अवस्था। क्या कहते हैं भाई, विराम, यानी जब समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना आए तो हम उसको कहते हैं विराम। ठीक है, यानी ये स्टेबल वाली अवस्था है, इसमें नॉन मोशन अवस्था है, इसमें मोशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति यह है कि जब आप 5:10 पे पहुंचे तो कार अब की बार वहां नहीं थी और कार आपको थोड़ी सी दूरी पर मिली, यानी कहां मिली, अब कार आपको बिंदु बी पर मिली। तो जहां 5 बजे कार बिंदु ए पर थी, 5:10 पे कार बिंदु बी पर पहुंच गई, तो इसका तात्पर्य ये हुआ भाई कि कार ने क्या की है, गति की है, कार के अंदर मोशन हुआ है, क्योंकि कार अपनी स्थिति में परिवर्तन कर चुका है। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, बस यही तो कहलाती है गति। हाँ भाई, आई बात समझ में कि गति क्या है। गति से मतलब ये है कि समय के सापेक्ष, समय जरूरी है भाई। अगर आप 5 बजे यहां देखते फिर 5 बजे यहां देखते तो कोई ज्यादा अंतर आपको दिखता ही नहीं, तो पता भी नहीं लग पाता कि विराम है या गति है। तो आप समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अगर हो जाता है तो हम कह देते हैं कि क्या हुई है भाई, गति हुई है। तो परिभाषा हो गई कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति या मोशन कहलाता है। ठीक है भाई, ओके, आई बात समझ में। चलो दूसरी बात, अब भाई दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि जब गति हमने की है तो क्या हमेशा ही गति होती रहेगी, क्या गति किसी वस्तु के सापेक्ष होती है। देखो भाई, मान लेते हैं कि यहां पर आपके हाथ में, जैसे मान लो कि मैं भाई दौड़ रहा हूं और मैं मार्कर को हाथ में लेकर दौड़ रहा हूं, ये मार्कर मेरे हाथ में और इसको लेकर मैं दौड़ रहा हूं, रेस कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में मार्कर मेरे सापेक्ष, अगर मान लो मैं यहां पर खड़ा था और ये मेरे हाथ में है मार्कर और मैं यहां से भागकर और भाई चला गया 5 किलोमीटर दूर। ठीक है, 5 किलोमीटर में दूर चला गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि मार्कर ने मेरे सापेक्ष कितनी गति की। भाई मेरे हाथ में मार्कर था, मैं भागा तो मार्कर मुझसे कितना दूर हो गया, कुछ भी दूर नहीं हुआ, मार्कर अभी भी 0 है, यानी जहां पर पहले था वहीं पर है। तो अगर कोई दो वस्तुएं बराबर में सापेक्ष रूप से गतिशील हैं तो उनकी गति आपस में 0 हो जाती है, लेकिन अगर कोई एक वस्तु स्थिर है और दूसरी वस्तु गति कर रही है
तब जाके ही गति मानी जाती है। जैसे यहां पर बिंदु ए था, जो स्थान था वो गति नहीं कर रहा, स्थान तो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, अपने स्थान पर ही रहा, लेकिन कार ने गति की तो हमने क्या मान लिया कि भाई गति हो रही है। लेकिन अगर मान लो यहां पर मेरे पास मार्कर था और मार्कर और मैं दोनों ने साथ साथ गति की, तो मार्कर के सापेक्ष मेरी गति और मेरे सापेक्ष मार्कर की गति तो 0 है। ठीक है, यानी हमेशा गति स्थिर वस्तु के सापेक्ष ही नापी जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ। जैसे मान लो आप एक कार में चल रहे हैं, ठीक है भाई, ये कोई ना कोई कार है, आप एक कार में चल रहे हैं, आपके पास में ही एक दूसरी कार भी चल रही है। ठीक है भाई, दो कार है, दोनों कार बराबर से समान स्पीड से चल रही है। दोनों की स्पीड कैसी है? समान। तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील होंगी क्या? बिल्कुल नहीं होंगी। ये वाली कार और ये कार अगर दोनों समान वेग से गतिशील हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम हैं, स्थिर अवस्था में हैं। लेकिन अगर एक का भी वेग ज्यादा हो गया, इसका 5 किलोमीटर पर सेकंड और इसका 10 किलोमीटर पर सेकंड, वैसे ही मान रहा हूं मैं, तो ये फिर आगे निकल जाएगी और ऐसी स्थिति में गतिशील हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जब आप कार में चलते हो तो आसपास के जो पेड़ है भाई, पेड़ कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। और आप क्या कर रहे हो? गति। तो पेड़, पहाड़, सड़क आदि के सापेक्ष तो आप गतिशील हो, लेकिन अगर आपके बराबर में, आपके समान वेग से कोई कार आपके बराबर चले तो आप गतिशील नहीं माने जाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई विराम क्या होता है और गति क्या होती है। तीसरी चीज, गति कब मानी जाएगी? गति तभी मानी जाएगी जब कोई स्थिर बिंदु के सापेक्ष हम गति का परिकलन करें। अगर दो वस्तुएं गतिशील हैं तो गति नहीं मानी जाएगी, समान वेग से है तो। ठीक है, तो ये हुई भाई गति की परिभाषा और गति विराम में अंतर। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हम पढ़ रहे हैं गति के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि भाई विराम और गति में अंतर क्या होता है। अब देखो अगली चीज पर हम आते हैं। भाई जब भी कोई वस्तु गति करती है ना, तो उसके लिए हम एक निर्देश तंत्र बना देते हैं। जैसे मान लो आपने गणित में पढ़ा भी होगा कि कोई भी वस्तु इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष होती है। ब्रह्मांड में हर एक वस्तु की जो स्थिति है वो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। जैसे मान लो कि ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये मार्कर इस पूरे रूम के सापेक्ष कोई ना कोई एक बिंदु पर स्थित है, और उस बिंदु के निर्देशांक अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि यह मार्कर कहां स्थित होगा। ठीक है, आसानी से समझो कि भाई ये होता है हमारा एक्स अक्ष। आप सभी जानते हैं कि अक्षों को हमने 3 डायमेंशन कर दिया है, यानी कोई भी वस्तु 3 अक्षों में हो सकती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ये ठीक तरह से आपकी इसी प्रकार की उंगलियों के निशान है। जैसे एक मान ले एक्स अक्ष, दूसरी वाई अक्ष, तो ये जो सामने वाली उंगली है बाहर की तरफ निकली हुई, ये आपका जेड अक्ष हो जाता है। अब क्योंकि बोर्ड पर जेड अक्ष को बनाना संभव नहीं है, इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु कहां रहेगी भाई? इस निर्देशांक ज्यामिति तंत्र के अंदर ही रहने वाली है, निर्देश तंत्र के अंदर ही रहने वाली है। तो इस आधार पे हमने क्या किया कि गति के जो प्रकार हैं उनको 3 भागों में बांटा, निर्देश तंत्र के आधार पर। कैसे? देखो भाई, पहला था एक विमीय गति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 2 है द्विविमीय गति, और नंबर 3 है भाई त्रिविमीय गति। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, यानी जब मोशन केवल 1 डायमेंशनल में हो। बहुत आसान है। ये है भाई 2D, जब आपकी गति कितने डायमेंशन में हो? 2 डायमेंशन में। और ये है भाई 3D, जब गति कितने डायमेंशन में हो? 3 डायमेंशन में हो। बहुत आसान चीजें हैं। देखो कैसे कि भाई जब कोई भी वस्तु गति कर रही है, कोई भी व्यक्ति गति कर रहा है, वो केवल और केवल एक अक्ष में ही गति कर सकता है, आगे या पीछे। जैसे मान लो कोई कार चल रही है भाई,
ठीक है, ये जो कार है ये चल रही है, तो ये क्या कर सकती है भाई, दो ही तो काम कर सकती है, या तो ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सीधी जा सकती है या पीछे जा सकती है, उड़ तो नहीं सकती ना, बिल्कुल। तो हमारी गति हो, चाहे कोई मानव हो भाई, मनुष्य भी क्या करता है, दो ही प्रकार की गति कर सकता है, या तो वो आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति, यानी एक सीधी रेखा में जब गति की जाती है तो सरल रेखीय गति होती है। और इस गति को विमाओं के आधार पर कौन सी गति कहते हैं भाई, एक विमीय गति, यानी किसी वस्तु द्वारा जब सरल रेखा में गति की जाती है और वह गति केवल एक अक्ष के सापेक्ष ही हो तो उसे हम वन डायमेंशनल मोशन या एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है, आपको समझ में आ गई। जैसे कि एग्जाम्पल पूछे तो मनुष्य की गति, जानवरों की गति, कार की गति, ट्रेन की गति, ऐसी गतियां जो एक सरल रेखा में हो रही है, एक अक्ष के सापेक्ष हो रही है, क्या कहलाएंगी भाई, आपकी एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है, चलो भाई दूसरा ले लेते हैं द्विविमीय गति। यहां गति होती है भाई सरल रेखा में, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज है द्विविमीय गति। समझ गए होंगे कि जब गति दो विमाओं में हो, यानी कि वस्तु सरल रेखा में भी चल सकती है और ऊपर नीचे भी हो सकती है, या फिर दाएं बाएं भी हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल बताता हूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे मान लो भाई ये है आपका सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है कौन, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है भाई। तो आप सभी जानते हैं कि देखो पृथ्वी एक काम तो कर रही है कि वो इसके चारों तरफ घूम रही है, यानी एक प्रकार की गति तो उसकी ये वाली गति जो इसके चारों तरफ घुमा रही है, और दूसरी गति है पृथ्वी खुद के अक्ष पर भी घूम रही है, पृथ्वी यहां भी तो घूम रही है। ठीक है, यानी घूमते हुए चल रही है वो इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि जो लट्टू है, जो खिलौने वाला लट्टू है, उसकी गति भी द्विविमीय गति है। कैसे कि भाई वो खुद तो घूमता ही है, साथ में वो क्या करता है, नीचे की तरफ भी गति करता है, यानी एक साथ दो गतियां हो रही हैं, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। तो हम बात कर सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु क्या करती है, किसी तल में गति करे, देखो तल आते ही बात हो जाती है दो अक्ष की। जैसे ये तल है तो एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ठीक है, तल हमेशा दो अक्षों से मिलकर बनता है। तो यहां यदि कोई वस्तु एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में गति कर दे भाई, दोनों में गति करे, इस पूरे तल में गति करे, तो हम कहेंगे उसको कौन सी गति, द्विविमीय गति। जैसे कि ग्रहों की गति, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है भाई, कि जो ग्रह होते हैं उनकी गति कौन सी गति है, वो है आपकी द्विविमीय गति। ठीक है, सारे के सारे ग्रह, क्योंकि खुद के स्थान पर तो घूमते ही हैं, साथ ही सूर्य के चारों तरफ भी वो घूमते हैं। तो ये गति हो गई भाई टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। ठीक है, चलो अगली चीज आती है भाई त्रिविमीय गति। हाँ, इस बार क्या होगा कि भाई जो वस्तु है वो तीन विमाओं में गति कर सकती है। अब वो आगे पीछे भी जा सकती है, ऊपर नीचे भी जा सकती है, और दाएं बाएं भी जा सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। इस प्रकार का मोशन क्या है भाई, बिल्कुल सही, यह है आपका त्रिविमीय मोशन, यानी 3D मोशन है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपकी भाई पतंग, आपके कीट जो उड़ने वाले हैं, कैसे कीट, उड़ने वाले, या फिर आप बोल सकते हो पक्षी। तो जो भी आपके आकाश में उड़ते हैं, जैसे हवाई जहाज, ऐसी गतियां जो मुक्त आकाश में की जाती है, अंतरिक्ष में की जाती है, जहां पर क्या हो सकता है कि कोई वस्तु किधर भी जा सकती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। तो इस प्रकार की गति होती है त्रिविमीय गति, 3D मोशन। ठीक है, और इसको उदाहरण मैंने आपको बताई दिए भाई, पतंग, कीट, उड़ने वाले, और पक्षी, वायुयान इत्यादि की गति मुक्त आकाश में। मैं लिख देता हूं, ये होती है भाई मुक्त आकाश में, और ये होती है आपके तल में। ठीक है, तो ये आपको तीन चीज याद रखनी है कि एक विमीय गति सरल रेखा में, द्विविमीय गति तल में, और त्रिविमीय गति मुक्त आकाश में होती है। या अतिरिक्त अगर गति के प्रकारों की बात की जाए तो गति को और दो प्रकारों में बांटा जाता है, वो है आपके एक समान गति और असमान गति। क्या है भाई, एक समान गति और दूसरी है आपकी असमान गति।
तो यहां से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई एक समान गति और असमान गति क्या होती है। तो देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक समान गति क्या है। अगर एक समान गति की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है भाई कि जब भी कोई गति एक समान प्रकार से हो रही है। नहीं समझ आया? देखो कैसे कि भाई जब आप किसी खाली सड़क पर चल रहे हैं, किसी खाली सड़क पर, किसी हाईवे पर चल रहे हैं जो पूरी तरीके से क्या है भाई, खाली है, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी कार गति करेगी भाई, आपकी कार का जो वेग होगा वो निश्चित वेग हो जाएगा। यानी आप 50, 60, 70 जिस भी स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से फ्री रूप से चल सकते हैं। तो जब की गई गति में कण का या पिंड का या वस्तु का वेग क्या रहे भाई, स्थिर रहे, नियत रहे। वेग नियत है, फिक्स वेग है 50, 60 या 70, तो ऐसी स्पीड में की गई जो गति है वो क्या कहलाती है भाई, एक समान गति, जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जैसे मान लो कि आपने 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर तय किया, तो अगले 1 घंटे में भी आप कितना तय करेंगे भाई, 50 किलोमीटर दूरी ही तय करेंगे। तो समान समय अंतराल में यदि तय की गई दूरी भी समान हो तो ऐसी गति को हम कहते हैं एक समान गति। ठीक है, बहुत आसान है। अब बात कर लेते हैं असमान गति। भाई असमान गति इसका बिल्कुल विपरीत हो गया। जैसे कि अगर आप अब की बार भीड़ भाड़ वाले, बाजार वाले रास्तों से अपनी कार या बाइक को निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब थोड़ी सी जगह मिलेगी तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। यानी उस जगह पे आप कर लेंगे अपनी स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा, और जब भीड़ भाड़ वाला इलाका आएगा तो ऐसी स्थिति में आप अपनी स्पीड को कर लेंगे कम, यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित समय में अलग अलग समयों पे क्या मिलेगी, हमें दूरियां भी अलग अलग प्राप्त होंगी। कभी तो आपकी दूरी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो मोशन रहेगा उसे हम कहते हैं असमान गति। जब समान समय अंतराल में तय की गई दूरी का मान भी क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है भाई, चलिए ये दूसरी चीज आपने समझ ली। अभी हमने पढ़ा था कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या है, एक समान और असमान गति क्या है। अब मैं आपको ग्राफ सिखा देता हूं भाई, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में तो वहां से प्रश्न हर बार आता है, ग्राफ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखो कैसे बनते हैं ग्राफ। तो भाई मैं आपको सबसे पहले, देखो सभी ग्राफ एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं आपको जरा सी ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूं। आप वैसे कीजिए, बिल्कुल आपका सही उत्तर आ जाएगा। देखो होता क्या है एग्जाम में आपको इस तरीके से ग्राफ दे दिया जाता है और यहां पर विस्थापन या समय या वेग या समय लिख देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये किस प्रकार की गति कर रहा है। ठीक है, इसमें त्वरण कैसा है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, या फिर आपको 4 ग्राफ दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछेगा कि इसमें से एक समान त्वरण वाला, एक समान वेग वाला ग्राफ कौन सा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमने तैयार किए भाई कुछ ग्राफ, इंपोर्टेंट ग्राफ्स, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखो इनको विस्थापन समय ग्राफ बोल लो। क्या बोलोगे भाई, विस्थापन समय ग्राफ, या फिर आप इनको वेग समय ग्राफ बोल लो। थोड़ा सा अंतर है, बाकी दोनों ही समान चीजें हैं। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव माध्यम से बात करूं तो आपको बस चीजें समझनी है कि क्या आंसर आता है भाई। ठीक है, देखो यहां हम विस्थापन और समय ग्राफ या वेग या समय ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं भाई। सबसे पहली स्थिति आपको मिलती है ग्राफों की ये, कि यहां से आपका इस तरीके से गति हो रही है, यह है आपका समय, और यहां आपको या तो मिलेगा वेग या मिलेगा आपको विस्थापन। ठीक है भाई, तो विस्थापन या वेग के सापेक्ष ये कोई बिंदु ए है और इसमें ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आप इस ग्राफ से क्या समझ रहे हो, बिल्कुल सही, आप ये समझ रहे हैं कि भाई किसी समय पर किसी कण का विस्थापन या वेग क्या चल रहा है, समान चल रहा है। ना तो वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ना वो पीछे जा रहा है। जितना उसका विस्थापन है उतना ही रह रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु क्या हो चुकी है, विराम अवस्था में आ चुकी है। भाई अगर इस ऊंचाई का मान 5 है तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन या वेग का मान नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं विराम अवस्था। तो ये किसका ग्राफ हो गया भाई, विराम अवस्था का ग्राफ। यहां पर वस्तु का क्या है भाई, विस्ती में वस्तु का जो
वेग है वो शून्य हो चुका है और यहां पर वो वस्तु विराम अवस्था में है, तब हम बात कर रहे हैं किसकी, विस्थापन की। और यदि वेग की बात कर रहे हैं तो इसका वेग क्या हो चुका है, समान हो चुका है, यानी वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं भाई। दूसरे ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो दूसरा ग्राफ आपको बता रहा है कि जब त्वरण क्या हो, 0 हो, यानी जब किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो जाए तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या करेगी। मान लो यहां पर थी भाई, आपने ए बिंदु पर रखा था वस्तु को, तो वो लगातार क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी उसके विस्थापन में वृद्धि तो हो रही है, उसके विस्थापन में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, परिवर्तन नहीं कर रहा समय के साथ। मान लो यहां पर अगर 1 घंटा था और 1 घंटे में उसने 5 किलोमीटर तय किया विस्थापन, तो अगले 1 घंटे में कितना कर लेगा, वही 5 करेगा, यानी हर घंटे में समान विस्थापन हो रहा है। लेकिन चेंज तो हुआ, पहले घंटे तक तो 5 ही था, फिर 10 हो गया 2 घंटे में, लेकिन यहां चेंज नहीं हुआ था, यहां पहले भी 5, बाद में 5, हमेशा 5 ही रहा। तो ये तो वस्तु विराम अवस्था में है, और ये स्थिति तब है जब वेग एक समान हो चुका है। वेग समान हो गया, अब तो त्वरण 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही त्वरण होता है। तो यहां हमने बात की है भाई किसकी, जब त्वरण शून्य हो तो ग्राफ इस तरीके की ऊपर की तरफ जाती हुई सीधी लाइन होगी। ठीक है, ठीक है ना भाई। अगर मान लो वस्तु 0 से स्टार्ट हुई थी, मान लो शुरू में ऐसे रखी थी, फिर उसने चलना शुरू किया था, तब आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये वाला 0 से, मूल बिंदु से। ठीक है, लेकिन अगर पहले ही वो 5 का विस्थापन पा चुकी है तो ग्राफ ऊपर वाला बनेगा। दोनों ही ग्राफ त्वरण बराबर 0 के हैं। ठीक है, तीसरे ग्राफ की बात करते हैं भाई। तीसरा ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनेगा भाई। ठीक है, ये कोई बिंदु है, यहां से स्टार्ट कर दिया मैंने ग्राफ, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो क्या हो रहा है इसमें कि यह है धनात्मक त्वरण वाला, कौन सा, धनात्मक त्वरण वाला ग्राफ। यहां पर क्या हो रहा है भाई वस्तु में कि समय के सापेक्ष जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वस्तु का त्वरण बढ़ता जा रहा है। यानी शुरू में अगर वस्तु यहां 5 चली थी तो अगली में वस्तु 8 किलोमीटर चलेगी अगले समय में। ठीक है, यानी धीरे धीरे उसकी स्पीड या उसका विस्थापन ज्यादा होता जा रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये वाला ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है भाई, धनात्मक त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पढ़ना, आप जरा सी ट्रिक याद कर ले भाई कि विराम अवस्था में इस प्रकार का ग्राफ होगा, ये विस्थापन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और ना बढ़ेगा। यहां विस्थापन बढ़ेगा तो सही, लेकिन समान समय अंतराल में समान बढ़ेगा। यहां वेग या विस्थापन अलग अलग बढ़ेंगे, पहले 5, फिर 8, फिर 15, फिर 27, कुछ भी बढ़ सकता है विस्थापन। तो ये धनात्मक त्वरण हो गया। और अंतिम ग्राफ मैं आपके सामने बना देता हूं भाई, ऐसा ग्राफ देखो। इस बार क्या हो रहा है कि वस्तु पहले तो विस्थापन बहुत ज्यादा पा चुकी थी, लेकिन अब उसका विस्थापन या वेग क्या होता जा रहा है भाई, कम होता जा रहा है। वस्तु थोड़ी देर में रुक जाएगी, जैसे ही यहां पहुंचेगी तो वस्तु रुक जाएगी, इसका मतलब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहां पर तो धनात्मक त्वरण था और ये हो गया आपका क्या, ऋणात्मक त्वरण। और इस ऋणात्मक त्वरण का एक नाम और होता है, वो है आपका मंदन। क्या है भाई, मंदन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्न में से गति के मंदन का समय विस्थापन ग्राफ कौन सा है, तो ये रहा। आपसे पूछेगा विराम अवस्था का ग्राफ कौन सा है, तो ये रहा। आपसे पूछेगा जब त्वरण शून्य हो जाए यानी एक समान वेग हो, तो ग्राफ ये रहा। जब आपसे पूछे कि धनात्मक त्वरण का ग्राफ कौन सा है, तो आपका ये रहा। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको, ये ग्राफ आपको 5 चारों के चारों ग्राफ आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, इनसे प्रश्न जरूर आता है। तो ये हुआ भाई हमारा, अब आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। पहले हमने बात की थी भाई शुरू में गति की परिभाषा, उसका स्टेबिलिटी की भाई किस तरीके से विराम और गति को परिभाषित किया जाए। फिर हमने गति को विमाओं के आधार पर पढ़ लिया। फिर हमने एक समान और असमान गति की चर्चा की और लास्ट में मैंने आपको विस्थापन समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ भी बनाकर बता दिए, जो कि इंपोर्टेंट थे। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे भाई गति के जो प्रमुख प्रकार हैं कि भाई सरल आवर्त गति, उसके बाद कंपन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, इन गतियों की हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी है।
तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।